नमस्कार। देश की बात में पहले बात स्वास्थ्य की। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश के 14 शहरों में अचानक बड़े आंकड़ों पर केंद्र ने चिंता जताई है। केंद्र ने हालात को देखते हुए ये 8 राज्यों को चिट्ठी लिख तत्परता से तुरंत कदम उठाने के लिए आदेश दिए हैं। दिल्ली, मुंबई के अलावा गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद में मामले बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े हैं और सबसे ज्यादा तेजी अगर हम राज्यों की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखी जा रही है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो धारा 144 भी आप लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। 13,154 नए कोविड केस देश में आज सामने आए और कल से 43% ज्यादा है। ये 8 जिलों में जो पॉजिटिविटी दर है वो 10% है। देश भर में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 268 मौतें भी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि केसेस की सुनामी जैसे हालात हो सकते हैं, इसकी चेतावनी दी है। तो इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, सौम्या स्वामीनाथन है, WHO की चीफ साइंटिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल मैम आपसे यही है कि जिस तरह से भारत में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार ने आज कहा है कि पैनिक ना करें, लेकिन आपका आंकलन क्या है? ये केसेस जो बढ़ रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ रहे होंगे और ये हम इसको एंटिसिपेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसे बाकी देशों में देखा गया है, दक्षिण अफ्रीका से शुरू होते हुए एक बार ओमिक्रॉन अगर कम्युनिटी में अंदर आ जाती है उसके बाद उसमें केसेस बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि इसका डबलिंग टाइम जो है वो 2 या 3 दिन के बीच में है। और वही अभी दिखाई दे रहा है कुछ शहरों में कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन केसेस डबल होते जा रहे हैं। तो इसके एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 पहलू इस न्यू वेरिएंट के, जिसपे हम लोग ध्यान देते आ रहे थे, जिसपे अध्ययन हो रहा था। पहली बात तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और इन्फेक्शियसनेस। अब उसका बड़ा क्लियर पिक्चर है कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, डेल्टा से 4 टाइम ज्यादा, 4 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल देन डेल्टा। तो इसलिए लोगों को बहुत सावधानी दिखानी पड़ेगी अभी, क्योंकि इस टाइम पर अगर कोई संक्रमित जन काफी सारे जनों के साथ और जनों के साथ मिले, जैसे अभी आजकल पार्टियों का टाइम है, शादियों का टाइम है, तो वहां पे बीमारी फैलने की बहुत हाई चांसेस हैं। दूसरा उसका प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग ध्यान दे रहे थे वो है कि क्या से जो बीमारी होती है वो कम सीवियर होती है, क्या वो लोगों को इतनी भयानक तरीके से बीमार नहीं करती है। उसमें जो है अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उससे काफी एनकरेजिंग है, काफी वो रियश्योरिंग है कि 1/4 द हॉस्पिटलाइजेशन रेट, जितना डेल्टा में जितने लोग अस्पताल में दाखिल हुए, जैसे अगर 100 लोग संक्रमित हुए और उसमें से 20 लोग को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, ओमिक्रॉन से अगर 100 लोग संक्रमित हुए तो 5 लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, क्योंकि बीमारी बढ़ने की वजह से। और उनमें भी वो 5 लोग जो दाखिल हो गए उनमें भी बीमारी कम सिवियरिटी की है, मतलब वेंटिलेटर की कम जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है, मौतें भी कम होती हैं। तो पर ये नहीं कि बिल्कुल ये माइल्ड है और किसी को कुछ नहीं होगा, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, पर डेल्टा से कम भयंकर टाइप का वेरिएंट है। और तीसरा जो आंकड़ा है, तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो वैक्सीन इफेक्टिवनेस के ऊपर हम लोग डेटा देख रहे हैं। अभी भी उस पर डेटा आता जा रहा है, पर उसमें भी कुछ रियश्योरिंग हमें मतलब इट इज नॉट वरीइंग, क्योंकि अब ये दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन जो है वो इसमें भी इफेक्टिवनेस रिटेन करती हैं, दैट इज बीमार होने से बचाती हैं, चाहे आपको संक्रमित होने से ना बचाए। इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, पर वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है वो साधारण कोल्ड एंड कॉफ, जैसे खांसी बुखार हुआ 2 दिन के लिए, ठीक हो गए या कुछ पता भी नहीं चला, उस तरह की इन्फेक्शन होगी और ज्यादातर वो सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी। इसीलिए अभी भी वैक्सीनेशन की जरूरत जिन्होंने नहीं लगाया है, पहला डोज, सेकेंड डोज, वो तुरंत
लगवाएं, क्योंकि उससे काफी ओमिक्रॉन से भी बचाव मिलेगी। जी सौम्या जी, जिस तरह से आपने कहा कि 4 गुना ज्यादा डेल्टा से संक्रमण करने वाला है, कल अगर हमारे देश में 9,000 मामले थे, आज 13,000 मामले सामने आ गए, लेकिन ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने में जीनोम सीक्वेंसिंग में कुछ समय लग जाता है, 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं। तो उस लिहाज से इस समय क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये मामले बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ेगा, उस लिहाज से क्या राय? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग नंबर्स पे ज्यादा फोकस ना हो, क्योंकि हमें पता है कि ये डबलिंग होती जाएगी एंड नंबर्स डिपेंड ऑन टेस्टिंग। आप जितना टेस्ट करेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। जिन देशों में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है वहां पे बहुत अधिक नंबर्स, जैसे यूएस वगैरह में 2-2.5-3 लाख से ऊपर केसेस उन्होंने एक दिन में पाए हैं, क्योंकि उतना टेस्टिंग हो रहा है वहां पर वहां भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग सबकी नहीं हो सकती है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ केसेस जिनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, उससे हम लोग ट्रेंड देख पाएंगे। जैसे अभी दिख रहा है हमें कि पहले 1% था, 2%, अब दिल्ली में शायद 50% से ऊपर ओमिक्रॉन की वजह से है। तो उससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा को हटा रहा है और डेल्टा से इट इज गेटिंग डोमिनेटेड, मतलब ओमिक्रॉन आगे बढ़ रहा है डेल्टा से। और जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं उससे भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन ही होगा, क्योंकि डबलिंग टाइम हर दूसरे दिन देख रहे हैं जी। तो इस पे अब हर एक केस की ना सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है, और वायरस तो वही वायरस है, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि म्यूटेशन अलग अलग हैं। इस वेरिएंट में डेल्टा में अलग थे, इसमें अलग म्यूटेशन है। तो जैसे हम कह रहे हैं ये ज्यादा संक्रमित करती है, परंतु इसमें सिवियरिटी कम है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज अलग हैं, पर कीटाणु तो वायरस तो वही है और इसकी जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं वो भी वही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। ऑफकोर्स अब वैक्सीन उपलब्ध हैं जो पिछले साल नहीं थे, काफी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अब दवाइयां भी इसके लिए ढूंढी गई हैं, ओरल टैबलेट्स, परंतु वो सिर्फ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे दी जानी चाहिए। और क्योंकि अभी अभी नई निकली हैं, अभी उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं चला है कैसे उसको इस्तेमाल करना है। और बाकी जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं वो हम जानते हैं। तो हमारे हाथ में पूरी जानकारी है, और जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने कहा है बिल्कुल ठीक कि पैनिक ना करें, जो हमें पता है कि हमें करना चाहिए वो करें। मास्क अपना पहने, बाहर जाते समय बिल्कुल अच्छी तरह से मास्क पहने, वेल फिटिंग मास्क जो अच्छी तरह से नाक और मुंह के ऊपर कवर हो जाए। और अगर आप बीमार हैं तो घर पे रहें, टेस्ट कराएं, और ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन सर्ज बाकी देशों में जल्दी से आया है, पीक जल्दी से हुआ है, और कुछ हफ्तों में वो कम हो जाएगा। तो अभी अगले कुछ हफ्तों में हमें बहुत सावधानी जी। सौम्या जी, एक शब्द मैं आपसे पूछना चाह रही थी तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि आम नागरिक एक तरफ से राहत महसूस कर रहा है कि सिम्टम ज्यादा इसके गहरे नहीं है, लेकिन तीसरी लहर में क्या हम आ गए हैं? क्या कोविड की तीसरी लहर हमारे देश में, भारत में है इस समय? वो अभी कुछ दिनों में पता लगेगा, बट अगेन बाकी देशों में जो हुआ है उसको अगर देख के, अगर उसी पैटर्न में अभी भारत में भी अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हाँ, एक लहर अभी आ सकता है। बट दक्षिण अफ्रीका में लहर आया, उनका तो ये चौथा लहर था, और बड़े जल्दी से वो 3 हफ्ते में लहर आके कम भी हो गया, और ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ उनके हेल्थ सिस्टम के ऊपर। तो हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, और अगर ज्यादा इम्पैक्ट ना हो लोगों पर, हेल्थ सिस्टम पर, तो बहुत अच्छी बात है। बट इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अभी ये सोच के ना चलें कि ये तो बस साधारण जुकाम है तो इसको छोड़ो, अब कुछ नहीं होने वाला। वो अभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी जानकारी अभी ओमिक्रॉन के बारे में नहीं है, और उसका प्रभाव जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने अभी टीका नहीं लगवाया है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको ये इन्फेक्शन हो तो उनमें क्या इफेक्ट होगा ये अभी नहीं पता। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर लोग कम उम्र के थे और उनकी प्रीवियस इम्यूनिटी भी बहुत हाई थी, क्योंकि उनको पहले डेल्टा और बीटा वगैरह वेव्स हो चुके थे, चौथा लहर था वहां पर। तो इससे अभी पूरी तरह इन पॉपुलेशंस में कैसे होगा, क्या ये और सिवियर भी हो सकता है, ये अभी हमें देखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो अभी पूरी सावधानी में रहना ही अच्छा है। बिल्कुल। सौम्या जी, जो आपने वैक्सीनेशन की बार बार टीकाकरण की आपने बात की है, एक आंकड़ा भी हाल में आया था कि हमारे देश में 50% आबादी है जो फुली वैक्सीनेटेड है। उस लिहाज से वैक्सीनेशन को लेकर सरकार क्या
और बहुत तेजी लाने की जरूरत है, क्या सुझाव देंगी आप? तो ये एक बहुत अच्छा हमारे हाथ में एक टूल है, एक वेपन है, जिससे इतने तरीके अलग अलग तरह के वैक्सीन इतने जल्दी बने और भारत में इतनी आबादी को वैक्सीनेट किया इतने जल्दी टाइम में, तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है हमें, जो शुरू से हम कह रहे हैं कि वल्नरेबल लोगों को पहले प्रोटेक्ट किया जाए, तो अभी दो प्रोंग पे काम करना पड़ेगा। एक, जो अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, अभी भी काफी लोग हैं, लाखों लोग हैं भारत में 18 साल से ऊपर जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है, तो वो बड़ी प्रायोरिटी है कि वो सब टीका अपना कराएं। और दूसरा जो है वो बूस्टर, जो अब सरकार ने जिसके बारे में अब अनाउंस किया है कि 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको एक बूस्टर डोज दिया जाएगा जनवरी से। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो थोड़े एजेड हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ी हमेशा वीक हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ता है, तो उसमें उनको एक बूस्टर मिलने से ये होगा कि इम्यून जो मेमोरी है उनका, जो टीकाकरण से हुआ था, वो फिर दोबारा एक बूस्ट हो जाएगा, उनकी इम्यूनिटी फिर बढ़ जाएगी। तो वो अगर संक्रमित हो भी जाएं तो दे विल बी एबल टू फाइट दैट, निमोनिया नहीं होगा, उनको बीमार नहीं होंगे जी। तो इन दोनों प्लैंक्स के ऊपर हमें अब साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, मतलब कवर द अनकवर्ड पॉपुलेशन एंड बूस्टर्स फॉर द जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एल्डरली हैं, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो हाई रिस्क, उनका कांटेक्ट बहुत होता है इन्फेक्शन से। सौम्या जी, आखिरी सवाल में अच्छा स्टेप लिया जी, आखिरी सवाल में आपसे बस ये जानना चाहूंगी, WHO की तरफ से चेतावनी आई कि एक सुनामी जैसे आ सकती है केसेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर को तैयार रखने की जरूरत है, बोझ पड़ सकता है। समझाइए क्या स्थिति के लिए हमें तैयार रहना है, क्या एंटिसिपेशन, क्या विचार है इस पर? तो WHO के डीजी ने सुनामी की बात करी थी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अभी डेल्टा भी नहीं गया है ना, डेल्टा भी सर्कुलेट हो रहा है, तो डेल्टा के ऊपर से ओमिक्रॉन भी आ गया है, और ओमिक्रॉन जैसे हमने देखा कि बहुत तेजी से बढ़ता है। तो जैसे एक दिन में अगर 5,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग संक्रमित होंगे, तो अब 20,000 लोग सडनली मेडिकल केयर एक्सपेक्ट करेंगे तो हेल्थ सिस्टम पे तो बोझ पड़ेगा ही। ज्यादातर लोग आउट पेशेंट में मैनेज हो सकेंगे, तो अभी टाइम है प्रिपरेशन का। जो आउट पेशेंट केसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लोग आके डॉक्टर से मिलना चाहेंगे, नर्स से मिलना चाहेंगे, या फोन के ऊपर या टेलीमेडिसिन से वो काउंसलिंग या सुझाव लेना चाहेंगे डॉक्टर से कि अब हम क्या करें, अगर हम संक्रमित हुए हैं, हमारी फैमिली में इतने लोग रहते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो आइसोलेशन सेंटर्स जो सरकार तैयार कर रही है, जिनके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज नहीं है, उनके लिए आइसोलेशन सेंटर की जरूरत होगी कुछ दिन के लिए, अगर उनको मेडिकल केयर की ना भी जरूरत पड़े, पर फिर भी आइसोलेशन, क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए। और दूसरी बात, ये टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ को और भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो संक्रमित होंगे बट वैसे सिम्टम्स कम होंगे, परंतु उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, पल्स ऑक्सीमीट्री से, टेम्परेचर मॉनिटरिंग से। अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उनको रेफरल करना पड़ेगा सेकेंडरी या टर्शरी केयर लेवल के ऊपर। ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि नंबर्स अगर बहुत इंक्रीज हो जाएं एकदम से, तो उनका अगर एक छोटा परसेंटेज भी बीमार हो तो वो नंबर भी काफी बड़ा हो सकता है। और क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे जो शहर हैं उनकी आबादी इतनी बड़ी है, इसलिए अस्पतालों को तैयार रहने की जरूरत है, और डॉक्टर्स, नर्सेस की काफी जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी वर्कफोर्स को हम स्ट्रेंथन कर सकें, जैसे पहले किया था, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को ले आए, उनको तैयार रखें फोन सर्विसेज के लिए स्पेशली, और होम केयर सर्विसेज के लिए, ये सब बहुत जरूरत है। और लोगों को जानकारी देती रहनी चाहिए कि अब क्या स्थिति है और उनको क्या करना चाहिए, और अगर बीमार हो तो कहाँ जा सकते हैं टेस्टिंग के लिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं पीसीआर के साथ साथ, क्योंकि अगेन नंबर्स बहुत बढ़ेंगे तो पीसीआर लैब की कैपेसिटी भी ओवरवेलम हो सकती है। तो ये सब जानकारी अब पता है, अब डॉक्टर भी बड़े अच्छे ट्रेन्ड हैं, सबको पता है कैसे मैनेज करने हैं। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए कि जैसे पिछले साल हुआ डेल्टा के साथ वैसे होगा। हम होप करते हैं और सोचते हैं कि इतना बुरा हाल नहीं होगा, परंतु तैयारी की तो जरूरत है, एंड क्लियर कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल सौम्या जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक बार फिर से जनता को जागरूक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि किस तरह से ये मामला डेल्टा से 4 गुना ज्यादा संक्रमित करने वाला है। पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन तैयार और अलर्ट रहने की जरूरत है। और जिन लोगों ने टीका नहीं कराया उनको अपना टीका जरूर लगवाना चाहिए जल्द से जल्द। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नथुराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर देशद्रोह सहित कई और धाराएं लगा दी गई हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश की सरकार ने संघीय ढांचे के खिलाफ बताया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछ लिया कि पहले बीजेपी बताए कि बापू को गाली देने वाले शख्स की गिरफ्तारी से खुश हैं या नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। बापू के अपमान और 2 धर्मों के बीच नफरत फैलाने के आरोपी कालीचरण को अब 124A यानी देशद्रोह, 153(1)A, 153(B)(1)A यानी लोक शांति में बाधा, 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करना जैसी धाराओं का सामना करना होगा। इसके अलावा 501A(B) और 294A के तहत मामला पहले से ही दर्ज है। टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी। अलग अलग स्थानों पे हमारी टीम निकली थी, अनेक टीम बनी थी इसमें, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगहों में हमारी टीम रवाना हुई थी। और इसमें मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कालीचरण ने खजुराहो में गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई थी, लेकिन वो वहाँ रुका नहीं। उस गेस्ट हाउस से उसने पहले चेकआउट भी नहीं किया ताकि पुलिस को चकमा दे सके। कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वरी धाम के करीब एक शख्स के घर पर रुका था। पुलिस से बचने के लिए उसके तमाम साथियों ने फोन भी बंद कर दिए थे। पूरे दिन पुलिस ने सुराग तलाशी और सुबह तड़के 8 से 10 पुलिस कर्मियों की टीम उसे गिरफ्तार कर रायपुर रवाना हो गई। बाबा आए थे करीब 2-2:30 बजे, अरे 1 घंटा वो सोए हैं। 4 बजे पुलिस वाले जगे हैं और कुछ गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनके बाद वो ले गए। फिर पता नहीं क्या हुआ रास्ते में, आगे की जानकारी हमारी नहीं, बस ले गए उनके। यहीं जब पुलिस वाले आ गए यही मालूम पड़ गया कि महात्मा जी इन्होंने मुंह सब ढका रखा था ऊपर से, ये बार फार वो सब अंदर थे उनके, ये दाढ़ी फाड़ी सब लगाया थी, बिल्कुल नाक चमकती थी उनके यहाँ रहे। महाराष्ट्र के अकोला से रायपुर धर्म संसद में आए कालीचरण ने अपने संबोधन में कथित तौर पर बापू को अपशब्द कहे, 2 धर्मों के बीच विद्वेष बढ़ाने वाले बयान दिए। हालांकि गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सवाल उठाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछ लिया, बीजेपी पहले बताए कि वो बापू को गाली देने वालों के साथ है या खिलाफ। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था, जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। रात के 3 बजे के सन्नाटे में किसी नक्सली को नहीं उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मुझे तरीके पे आपत्ति है, ये तरीका गलत नहीं है कि हमारी संविधान की जो संघीय भावना है उसको आहत करती है। कोई पुलिस के नाम से फिर तो कहीं भी घुस जाएगा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देगा, ऊहापोह की स्थिति पैदा कर देगा। गलत है ये कहना। नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले जांच के दौरान पुलिस ने कालीचरण के महात्मा गांधी और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दी गई टिप्पणी के वीडियो को भी जब्त कर लिया था। वैसे मामला दर्ज होने के बाद भी कालीचरण ने वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई पश्चाताप नहीं है। नफरत करता हूं मैं गांधी से, मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी के प्रति। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह सहित कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पहले
कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जो खुद धर्म संसद में मौजूद थे। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करती है जो कथित तौर पर नफरती भाषण देने वाले इन धर्माचार्यों के लिए धर्म ध्वजा उठाए खड़े थे। छतरपुर से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हरिद्वार में नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का अधिकारी नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर घिर चुकी उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा और धर्मदास को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ये बात इतने अंतर है। हमने उत्तराखंड पुलिस से सवाल पूछा कि क्या जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया है, वैसे ही क्या उत्तराखंड पुलिस भी नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी करेगी? तो पुलिस अधिकारी जांच जारी है कहकर सवाल टाल गए। धर्म संसद पे जो उसके बाद कमेंट बाद में आए थे, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, उसमें जो फैक्ट आए थे, फैक्ट के अकॉर्डिंग इमीडिएट मुकदमा दर्ज हुआ। जब एफआईआर जो मूल एफआईआर थी उसमें एक नाम था, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट हमने 2 नाम उसमें और बढ़ गए हैं। और जहां तक नोटिस तामील कराने वाली बात है, वो विवेचना का हिस्सा है। उनको बुलाया जाएगा, कुछ चीज़ें उनसे जानकारी ली गई है और सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं और जल्दी हम इसका जो लीगल अंजाम है वहाँ तक उसको पहुँचाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के नर्म रवैये ने नफरती भाषण देने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हरिद्वार जैसी धर्म संसद पूरे देश में आयोजित करेंगे। पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन किया जाएगा और सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन और आग्रह किया जाता है कि सभी इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। पूछताछ के लिए बुलाई जा चुकी अन्नपूर्णा कह रही हैं कि वो पुलिस से नहीं डरती। पूछताछ के लिए 100% कायम है। हम एक ही बात कहते हैं, जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। हम बिल्कुल कायम है अपनी बात। जो धर्म का साथ देता है, हम माँ दुर्गा के बच्चे हैं और धर्म के रक्षार्थ हम काम कर रहे हैं, तो हम अजय हैं और अभय हैं, ये ध्यान रखें। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें फांसी पर भी लटका दोगे तो हमें डर नहीं है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विश्वास दिलाने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी लगातार कह रहे हैं कि सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के रवैये से नहीं लगता कि किसी की गिरफ्तारी होने वाली है। धर्म संसद का आयोजक नरसिंहानंद अब भी खुला घूम रहा है। संविधान को लेकर के भद्दे बयान देने वाला, मुसलमानों के खिलाफ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला बयान दिया था, ना उसके खिलाफ मुकदमा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि और धर्म संसद करेंगे, इसमें ऐसी बयानबाजी देंगे। तो फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड पुलिस निष्पक्ष है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण की गिरफ्तारी की है। अब दबाव और दारोमदार दोनों उत्तराखंड पुलिस पर है कि क्या वाकई वो इन आरोपियों की गिरफ्तारी करके नज़ीर पेश करते हैं या नहीं। सहयोगी संजय कौशिक, राहुल और अलीगढ़ से अदनान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसके बाद आज पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में विजय यात्रा निकालकर चंडीगढ़ के लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही अपने पार्षदों को ये शपथ भी दिलाई कि वो कभी भी आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। चंडीगढ़ में दिल्ली वाला धमाका दोहराने की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाली विजय रैली। आखिर पहली बार उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। इस दौरान चंडीगढ़ के आम लोगों ने बताया कि उन्होंने क्यों एक नई पार्टी को मौका दिया है।
दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं जब से कॉर्पोरेशन बनी है। अच्छा। तब से अपना कांग्रेस और बीजेपी ही थी। अच्छा। अब लोगों ने चेंज किया है तो अब इसलिए केजरीवाल ने चेंज कारण तो होगा चेंज का, लोग परेशान थे। विजय यात्रा में अरविंद केजरीवाल के साथ सभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने उनको लोगों की सेवा करने के साथ साथ कभी भी पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई। मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। इस विजय यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की। ये चंडीगढ़ तक झाकी है, पंजाब हजे बाकी है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इसी बात से खुश है कि उसको पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जीत का एक टॉनिक मिला है, जो उसका मनोबल तो बढ़ाएगा ही, साथ ही उसके बारे में परसेप्शन बनाने में भी मदद करेगा। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में रात 10 बजे से शुरू होने लगे वाले कर्फ्यू का असर होटल और रेस्टोरेंट्स पर काफी दिख रहा है। होटल और रेस्टोरेंट्स एडवांस बुकिंग अब कैंसिल कर रहे हैं। उधर मैसूर में रात के कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए घुड़सवार पुलिस सड़कों पर गश्त करती देखी जा सकती है, क्योंकि राज्य में अब संक्रमण दर तेजी से बढ़ते हुए 50% तक को पार कर चुकी है। और इन्हीं दृश्यों के साथ फिलहाल देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।